सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, वही उम्मीद हम भी करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हालांकि सच अगर बताया जाए तो कुछ और ही होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। सच्चाई तो आप सबको पता ही है कि आप सब कितना ठीक हो। सुसाइड का जो दौर शुरू हुआ है भारत में, नौजवानों के सुसाइड का जो दौर शुरू हुआ है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक खबर आ जा रही है सुसाइड की। आज भी भारत में कई सुसाइड हुए हैं भारत में आज भी। हाँ, वो बात अलग है कि आप सब उन चीज़ों से दूर रहते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वालेकुम सलाम सभी भाइयों को, वालेकुम सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। फिर वही कहूँगा, रटी हुई अपनी बातें वही कहूँगा जो हमेशा रटता रहता हूँ, वही आज फिर कहूँगा। कई बार मैंने कहा है कि विदेश में रहने वाले लोग ये जानते हैं। महावीर भाई जय हिंद, कैसे हैं? विदेश में रहने वाले ये लोग जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों की वजह से भारत के लोगों को विदेशों में कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ता है, ये जानते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता चलता है कि विदेशों में कितनी शर्मिंदगी होती है। मैं बता देता हूं। एक लड़का है इंडिया का, उसे कोरोना हो गया था। उसकी बिल्डिंग जब खाली कराई गई, बिल्डिंग सील कराई गई, और किसी ने कहा कि साहब पूरी बिल्डिंग अगर सील कर दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। इस वक्त कोई दोस्त अहबाब भी हमें नहीं रखेगा अपने साथ, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में किसी को कोरोना निकला है। तो उस इंसान का जो कहना था, उस इंसान ने जो बात कही है जवाब में, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है भारत में बैठे उन लोगों के लिए जो किसी खास पार्टी के चमचे बनकर के बैठ गए हैं। उस बंदे ने जवाब दिया है कि तुम लोगों को क्या है, कहीं भी सड़क पे खड़े हो जाओ, गो कोरोना चिल्लाते रहो। तुम लोगों को क्या है, कहीं भी सड़क पे खड़े हो जाओ और गो कोरोना कह के चिल्लाते रहो। अली हसन भाई वालेकुम सलाम, आदाब, कैसे हैं? बात ये नहीं है कि उसने ये बात कही कि कहीं भी सड़क पे खड़े रहो। बात यह है कि उसने इंडिया की वीडियोस देखा है जिसमें गो कोरोना के नारे लगाए जाते थे और कोरोना का मजाक उड़ाया जाता था। आज हमारी गिनती 5 लाख से ऊपर हो गई है, और ये गिनती कहां रुकेगी किसी को नहीं मालूम है। वालेकुम सलाम भाई, किसी को नहीं मालूम है कि ये गिनती कहां रुकेगी। हाँ, हमें ये जरूर मालूम है कि ये इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, हम सबको मालूम है ये बात। वालेकुम सलाम भाई। उसके बाद भी आज के दौर में आप सब बढ़िया सा, अभी मैंने सुना कि कई जगह आराम से आप जा सकते हैं आशीर्वाद लेने, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएं, आशीर्वाद लेने आप कहीं भी जा सकते हैं। किसी भी बाबा का आशीर्वाद लेने आप जा सकते हैं। वालेकुम सलाम वसीम भाई, कमाल है साहब। 5 लाख के ऊपर गिनती आ गई है, और हमारे पास वेंटिलेटर की अगर गिनती देखी जाए तो उंगली पर गिनने भर की है पूरे भारत में। हमारे पास अगर हॉस्पिटल्स देखे जाएं तो आज भी हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं कि हम इन लोगों को ही एडमिट कर पाए, सिर्फ 5 लाख को ही। एक वीडियो आई है, एक बच्चे की है, एक 8-10 साल की बच्ची है, दर्द से कराह रही है। किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है। और आपको आश्चर्य तो यह जानकर होगा कि उसके पिता फौजी हैं।
एक फौजी अपनी बेटी को लेकर के उस भारतवर्ष में गली गली घूम करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहता है, जिस भारत की सीमा पर खड़े होकर के सीधे अपने सीने पर गोली खाता है। जिस भारत के लिए अपने सीने पर गोली खाता है वो फौजी, उसी भारत में उस फौजी की बेटी को एडमिट नहीं किया जाता है। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? साहब, ये बहुत छोटे छोटे मसले हैं और ये बहुत छोटे छोटे मसले भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। इन पर कभी कोई गौर नहीं करता है। तकलीफ की बात है ये। कानपुर में शेल्टर होम में जो साहब इंक्वायरी कर रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सही तौर से इंक्वायरी हो जाए और पता चल जाए कि आखिर यहाँ की लड़कियां कहाँ जाती हैं। वालेकुम सलाम भाई। यहाँ की लड़कियां आखिर कहाँ जा रही थी, कहाँ भेजी जा रही थी? जो 7 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं और एक को HIV है और 57 कोरोना पॉजिटिव है। ये छुपाने के लिए वहां के अधिकारी को हटा दिया गया है ताकि वहां दूसरा अधिकारी लाया जा सके और अपने मनमाफिक रिपोर्ट लगवाई जा सके। सही है साहब, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा भारतवर्ष है। बाजार खुले हुए हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर की बात तो बहुत दूर की है, मास्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएं। साहब, अगर हम विश्व गुरु होते ना तो सबसे पहले तो हम मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीज की कोशिश करते कि लोगों तक पहुंचा सकें। राशन तो बहुत दूर की बात है साहब, क्योंकि राशन तो हम पिछले 70 साल से ना पहुंचा सके, अब क्या पहुंचाएंगे? ये तो महामारी है, इसमें ही कुछ कर लेते। ट्विटर पर बहस छिड़ी है, ट्विटर पर बहस छिड़ी है। बाकायदा गालियां देकर के संबित पात्रा बार बार लिख रहा है, कुछ ना कुछ लगातार ट्वीट करता जा रहा है, गालियां देकर के। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को तो मानो देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया है। अभी मुझे पता चला है कि चीन जो हमला कर रहा है भारत पे, उसकी भी वजह नेहरू जी ही हैं। समझ नहीं आता है कि जब हर प्रॉब्लम की जड़ नेहरू हैं, तो हम क्या कद्दू छीलने बैठे हैं प्रधानमंत्री बनके? हम आखिर प्रधानमंत्री किस लिए बैठे हैं भाई? रेलवे सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हमसे कंट्रोल नहीं होगा। भ्रष्टाचार हमसे कंट्रोल नहीं होगा। बेरोजगारी हमसे कंट्रोल नहीं होगी। महामारी हमसे कंट्रोल नहीं होगी। बलात्कार हमसे कंट्रोल नहीं होंगे। क्राइम हमसे कंट्रोल नहीं होगा। चाइना हमसे कंट्रोल नहीं होगा। पाकिस्तान हमसे कंट्रोल नहीं होगा। राज भाई नमस्कार। भूटान हमसे कंट्रोल नहीं होगा। नेपाल हमसे कंट्रोल नहीं होगा। हमसे होगा क्या, कोई ये बता दे कि भाई अब हमसे होगा क्या? वालेकुम सलाम भाई। हमसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। वो नेहरू जी ने करवाया, वो इंदिरा जी ने करवाया, वो राहुल जी ने करवाया। भाई साहब, आपने क्या करवाया है? हां, आपने जो करवाया है वो दुनिया के सामने है। आपने एयरपोर्ट बेचे हैं, आपने रेलवे स्टेशन बेचे हैं, आपने फ्लाइट बेची है, आपने लाल किला गिरोह रख दिया है, किराए पे दे दिया है, गिरोह रख दिया है ना? आपने हर वो काम किया है जो देश को गड्ढे में ढकेला जा सके। नमस्कार शिव कुमार भाई। हर वो काम किया है, आपने भाषण दिए हैं, आपने झूठ बोला है। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला एक ही बंदा है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। कुछ भी उसकी लगातार लोग क्लिप डालते रहते हैं। पेट्रोल के दाम जब 55 रुपए में हुए थे, जब 55 रुपए में पेट्रोल हुआ था तो आफत आ गई थी। आज 80 रुपए में बिक रहा है। अब क्या दिक्कत हो गई? अब क्यों नहीं बोलते हैं? चूड़ियां भेज रही थी वो मोहतरमा, मनमोहन सिंह जैसे मर्द को चूड़ियां भेज रही थी।
आज का जो प्रधानमंत्री है उसके लिए चूड़ियां क्यों नहीं भेजी? दो ही बातें हो सकती हैं जो हम सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते। दो ही बातें हो सकती हैं भाई। मनमोहन सिंह तो मर्द था, नो डाउट, मर्द है, नो डाउट। विदेशों में डंका बजा है, बेशक बजा है, सच है ये। अमेरिका के पार्लियामेंट में जब घुसा है तो लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसने किसी को बुला करके अपना 100-200 करोड़ खर्चा करके किसी को बुला करके तारीफें नहीं करवाई अपनी, उसने काम किया है। अमेरिका जैसी कंट्री जब मनमोहन सिंह को दावत पे बुलाती थी जानने के लिए कि हम आखिर अपनी आर्थिक स्थिति या वर्ल्ड की जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो वो तो मर्द था, उसकी मर्दानगी में कोई शक नहीं है, उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। जिसको मोहतरमा चूड़ी भेज रही थी उसको चूड़ियों का कोई काम नहीं था। असल में चूड़ियों का जिसका काम है, अब या तो वो मोहतरमा हमको ये बता दें कि ये मर्द हैं, जिसका प्रूफ देना होगा, और या फिर ये बता दें कि चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पता चल गया हो कि ये क्या है? नहीं, बोल रहा हूं इसे, है ना? क्या वजह है भाई? जी भाई, बहुत दिनों में आया हूं। वालेकुम सलाम भाई। कोई तो आओ और मुझे बताओ कि भाई हम रेलवे को कंट्रोल कर लेंगे, जल बोर्ड को कंट्रोल कर लेंगे, बेरोजगारी को कंट्रोल कर लेंगे, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे। कुछ नहीं, महंगाई कंट्रोल कर नहीं सकते हो, विदेश नीति है नहीं, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्राइम आसमान पर पहुंच गया है, महामारी ऐसे घुसी है कि एकदम तबाह किए हुए, सब कुछ तबाही मची हुई है। फिर आप क्या कंट्रोल कर रहे हो? अपना अकाउंट, माइक, टेलीविजन या मीडिया? दुनिया में एक ही चीज है जो इस सरकार के कंट्रोल में है, एक ही चीज, वो है भारत की दोगली मीडिया। बस वही चीज के पूरे कंट्रोल में है, पूरे कंट्रोल में है इसके। आज हाई स्कूल के रिजल्ट निकले, इंटर के रिजल्ट निकले, बच्चे पास हुए, अच्छे अच्छे नंबर ला करके पूरे साल मेहनत करके पढ़े हैं, उसके बाद नंबर लाए हैं, बहुत मेहनत किए, पास हुए, खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन पता है उनके बाप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सता रही है? एडमिशन की। आगे पढ़ाएं कैसे? है कोई स्कीम भारत में? कोई स्कीम ऐसी है कि अगर कोई बच्चा 80% नंबर लाया है तो उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो 80% नंबर लाया है, उसी स्कूल में उसकी फ्री पढ़ाई होगी? है कोई? भाई इतनी मेहनत करके आया है वो, 80% नंबर लेके आया है, कुछ तो होना चाहिए ना। अब उसके बाप को यह प्रॉब्लम सता रही है कि हम इसके फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा पाएंगे या नहीं, और अगर करा भी लिया हमसे, आपसे, उनसे करके, गुड मॉर्निंग जी, अगर करा भी लिया तो मुझे बताइए कि आगे क्या होगा? जॉब मिलेगी क्या? बिजनेस कर सकेगा क्या? अब तो हमारे चाचा जी ने भी रोक लगा दी है। नहीं, हमारे चाचा जी नहीं, भक्तों के चाचा जी। H1 वीजा पर रोक लगा दी गई है। जो सपना था लोगों का कि विदेश जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, विदेश जाएंगे और वहां पर जाकर के कुछ जॉब वगैरह मिल जाएगी, वो भी खत्म। H1 वीजा पर भी रोक लग गया। वही चाचा जी, नमस्ते ट्रंप वाले, उन्होंने रोक लगा दी। अब क्या करेंगे? विदेश नीति यहां भी फेल हो गए हम पास कहाँ हुए हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक जगह पास हुए हैं, आईटी सेल कंट्रोल करने में हम पास हुए हैं। ट्विटर खोल लो फिर देखो, संबित पात्रा को तो बिठा के रखा है कि तुम दिन भर मुजरा करते रहना, ट्विटर पर दिन भर मुजरा करते रहना, तुम सिर्फ मुजरा करना है तुमको बस।
कोई अच्छी बात नहीं, कोई काम की बात नहीं। मैंने सुना कि उत्तर प्रदेश में काफी रोजगार मिल गया लोगों को। जी हां, कई कई करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया एक दिन में। अब तो मुझे लगता है कि पुलिस वाले घर घर घुस करके युवाओं को निकालेंगे मारते हुए लाठियों से, चल तुझे रोजगार देंगे, चल, ऐसे खींचेंगे भाई अब तो। हाँ हाँ जी भाई, मैं खैरियत से हूं, वालेकुम सलाम। ऐसे खींचेंगे मुझे लगता है, जिस हिसाब से ट्वीट आए हैं फेंकू के, उस हिसाब से ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में घर घर घुस करके पकड़ पकड़ के खींच खींच करके उनको जबरदस्ती रोजगार दिया जा रहा है। भाई रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, उसी उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं जिस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा था कि साहब हमारे पास रोजगार बहुत है, हमारे पास जॉब्स बहुत हैं, उनको लेने वाले लोग नहीं हैं। जी हां, एजुकेटेड लोग नहीं हैं उत्तर प्रदेश में जिनको जॉब दी जा सके। भाई उत्तर प्रदेश वालों, बड़ी बेशर्मी की बात है। अगर कोई ऐरा गैरा जंगल से निकल करके आ जाए और सत्ता में आ जाए, जंगल से निकल करके कोई डकैत वगैरह, चोर छिछोर, जो भी उनको बोलना है अपने लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, आ जाए और सत्ता में आ जाए, उसके बाद ये कहे कि कोई काबिल ही नहीं है जिसको हम रोजगार दें, सब बेरोजगार हैं, लेकिन सब जो है अनपढ़ हैं। मतलब मजा आता है सुन के। भाई कौन बोल रहा है कि अनपढ़ हैं? कौन बोल रहा है कि अनपढ़ हैं? जो खुद अनपढ़ है। कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है जो अपने बाप की अर्थी में ना गया। अयोध्या में ईंट रखने, शुभारंभ करने पहुंच जाने वाला आदमी अपने बाप के अर्थी में ना गया और उसने कहा कि हम समाज सेवा में लगे हुए हैं, हम नहीं आ पाएंगे। हम अपने बाप के अर्थी में नहीं जा पाए, तुम क्या समाज सेवा करोगे? जो अपने बाप के आखिरी दर्शन करने ना गया हो, वो कैसे समाज के बारे में सोच सकता है? जो बाप के आखिरी दर्शन ना करे, उसके दिल में समाज के लिए एक अच्छी सोच कहां से आएगी? इसके दिल में बाप के लिए ना हो। लेकिन साहब हमारा भारत है, यहां कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। यहां सब होता है, सब होता है। यहां पर 100 में 90 बेईमान हैं, इसीलिए तो ये महान है। 100 में 90 बेईमान हैं, इसीलिए ये महान है। सभी आ रहे हैं, आज नेता के ट्वीट्स आ रहे हैं। मैंने देखा कि साहब फला 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 साहब ने मुबारकबाद दी, हार्दिक बधाई दी। अरे जो बधाइयों का तांता लगा है ट्विटर पे आज हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए, पूछो मत। और इन्हीं बच्चों में से जब कुछ एडमिशन नहीं पाएंगे, पैसे की कमजोरी होगी, पढ़ नहीं पाएंगे और डिप्रेशन में होंगे, उसके बाद सुसाइड कर लेंगे, तब पूछूंगा कि आखिर तुम्हारी बधाइयां कहां ले जाऊं, किसके हाथ बेच कर आऊं तुम्हारी बधाइयां? क्या फायदा ऐसी बधाइयों से जो किसी काम की नहीं है? हां, अगर आपको बधाइयां देनी है, आप हमारे सांसद हैं, आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप मुझे बधाइयां देना चाहते हैं। मान लीजिए हम 95% नंबर लाए हैं और आप मुझे बधाइयां दे रहे, साहब ऐसा कीजिए ना, आप बोलिए कि 90% से ऊपर या 95% से ऊपर जो बच्चे नंबर लाए हैं उनको आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा। बोलिए, क्योंकि आप सांसद रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बनने के दावेदार हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि 95% से ज्यादा जो लेकर के आए हैं नंबर, हम उनको फ्री पढ़ाएंगे। आगे बताओ क्या बनना चाहते हो? तुम्हारे सपने हम पूरे करेंगे, बताओ। मेहनत तुम कर रहे हो, खर्च मैं कर दूंगा, हमारे प्रदेश का नाम होगा। है कोई? मिला कोई? नहीं, मुझे कोई ट्वीट ऐसा दिखा नहीं। अभी तक मुख्यमंत्री ने भी नहीं कहा है कि साहब हम पढ़ाई का खर्चा देंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं कहा है कि अच्छे मार्क्स लाने वालों को हम पढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री
शिक्षा ग्रहण करके कुछ भी एक नाम रख देते। नहीं साहब, तो कुल मिलाकर के ट्विटर की बधाइयों से काम चला लो। और पता है क्यों? क्योंकि अकल नाम की कोई चीज नहीं है। जहां विरोध करना होगा नेताओं का, वहां विरोध उनका करोगे जो नेताओं के खिलाफ खड़े हैं। तभी समझोगे कि नेताजी जो है ना साहब, ये तो हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, इनसे बेहतर दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा गला काट देंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। समझ जाओ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अभी 30-35% गड्ढे में गए हैं। बहुत ज्यादा। तो इसलिए अभी समझ जाओ, वक्त है, वरना मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। देख के बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन कहां तक एक इंसान करेगा यार? कैसे करेगा? मुझे नहीं लगता कि एक इंसान दुनिया में भारत को बदल सकता है। मतलब अपने गांव को नहीं बदल पाएगा यार, भारत को क्या बदलेगा भाई? सीधी बात है। कुछ सिलाई सेंटर, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको बता दें आज, जैसा कि मैंने वादा किया था और मैंने कहा था कि यह वादा प्रधानमंत्री का नहीं है, यह एहतिशाम रिजवी का वादा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिलाई सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। कहा था साहब, सिलाई सेंटर का काम बहुत बढ़िया प्रोसेस में है और 3 दिन के अंदर 7 सिलाई सेंटर शुरू हो जाएंगे। 7 सिलाई सेंटर शुरू हो जाएंगे 3 दिन के अंदर, मैंने कहा था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सिलाई सेंटर शुरू कर रहा हूं। जो चाहे देख सकता है, जो चाहे वीडियो फोटो जैसे जो कुछ भी आप चाहते हो मुझसे, क्योंकि सवाल आप आम आदमी से अच्छे से कर लेते हैं आप लोग जिससे सवाल करना चाहिए उससे नहीं करते हैं, लेकिन आम आदमी से अच्छे सवाल कर सकते हैं आप लोग। तो जिसे चाहिए प्रूफ, जिसे चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। 7 सिलाई सेंटर परसों से स्टार्ट हो गए हैं और जल्द ही 10 सिलाई सेंटर और शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रही बात बच्चों के पढ़ाने वाला, जो मैंने कहा था, वो भी काम बहुत जल्द 15 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। चूंकि लॉकडाउन है इसलिए, और ये सोशल डिस्टेंस का मसला है, लॉकडाउन तो खैर नहीं है लेकिन सोशल डिस्टेंस का मसला है, इसलिए अभी रुका हुआ है, लेकिन शुरू हो जाएगा 15 जुलाई से ये काम भी शुरू हो जाएगा। फिर कह देता हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, इसलिए अपनी बातों पे अमल कर रहा हूं। अगर भारत के प्रधानमंत्री मैं होता तो फिर मुझसे उम्मीद बेकार थी, क्योंकि आज का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ लफाजी है बस। हां, अगर किसी भी तरीके की कोई मदद हम कर सकते हैं आपकी, तो हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। आप कहां से हैं ये बताना होगा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, व्हाट्सअप पे नंबर है। आप कहां से हैं, क्या है, कैसा मसला है, बता दीजिएगा। कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा भारत है, मुल्क बहुत बड़ा है। सिलाई सेंटर की शुरुआत है, कम से कम 50,000 सिलाई सेंटर हों तब शायद पूरे भारत में पहुंच पाऊंगा, लेकिन कोशिश है, शुरुआती दौर से है, देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से शुरू कर दिया है। शुरू 0 से ही किया जाता है, 1 से ही किया जाता है, इसलिए 7 पे पहुंच गया हूं, जो परसों 7 स्टार्ट हो जाएंगे। काम हो गया है। बाकी आप लोग ध्यान रखिए अपना, और गालियों में याद रखिएगा हमको। जिनको दुआओं में याद करना है उनसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही दुआओं में याद कर लेंगे। लेकिन जो लोग गाली में याद रखना चाहते हैं, बेफिक्र रहें और गालियों में हमेशा याद रखें। जय हिंद।